हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आचार्य करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती जो अभी करंट में चल रही है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 12 जुलाई थी, उसके लिए हम लोग नया बैच लेके आने वाले थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन है वो 2 दिन पहले हम लोगों ने दे दी थी कि क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1,70,461 आपकी वैकेंसीज है। तो इस बार आर्या पार करना है। जब सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इस बार आपकी कामयाबी शोर मचाने वाली है, क्योंकि इस बार कैरियर बनाओ टीम लगातार यानी कि एग्जाम तक आपके साथ बनी रहेगी। देखिए, बात करें बीपीएससी की, बिहार शिक्षक भर्ती के सिलेबस के बारे में या फिर वैकेंसीज के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पीछे एक वीडियो डाला था, उसमें बता दी थी कि कितनी क्या वैकेंसीज है, कैसी क्या डिटेल है, क्या सिलेबस रहने वाला है और हम लोग आपके लिए क्या करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको कराऊंगी हिंदी वाला पोर्शन। बात करें पार्ट यानी पेपर के बारे में, तो फर्स्ट पेपर है वो आपका लैंग्वेज का रहने वाला है, जिसमें 25 नंबर की आपकी इंग्लिश है, 75 यानी 75 नंबर की आपकी हिंदी है। हिंदी की जगह पे आप देखो बांग्ला भी जो चूज कर सकते हो, आप उर्दू भी चूज कर सकते हो, लेकिन हिंदी आपका यानी मातृभाषा उसका ऑप्शन अच्छा रहेगा। 75 नंबर का आपका पोर्शन है। यदि आपको इंग्लिश नहीं भी आ रही है तो आप हिंदी मेरे साथ अच्छे से पढ़िए, हिंदी की गारंटी मैं लेती हूँ। आपकी 75 नंबर आपके यानी इसको देखिए, वैसे तो आपको क्लियर करना है यानी 30% ला के इसको क्लियर करना है, लेकिन यदि आपकी 30% भी नहीं आए तो आपका ये पेपर क्लियर नहीं होगा और आप सेकेंड पेपर में नहीं बैठ पाओगे। तो उसके लिए आपको लगातार मेरे साथ मेहनत करनी है। जो मैं करवाती हूँ आपको क्लास में वो आपको ढंग से करना है। एज इट इज क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, तो अच्छे से बने रहिए क्लास में। एक बार सभी बिहार शिक्षकों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। बस आप मेहनत कीजिए अच्छे से। इस बार हर उस घर में मिठाई भेजनी है जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। अभी खामोशी से मेहनत करो, गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। तो कुछ दिन के लिए अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करके हर उस घर में मिठाई भेजनी है। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको मर्ज में क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। सिलेबस के बारे में डिटेल मैंने बता दी थी कि हिंदी का आपका कैसे क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन से टॉपिक हैं आपके, साहित्य के कौन से टॉपिक है, अपठित गद्यांश पद्यांश भी आपके आने वाले हैं। व्याकरण, जो हिंदी की व्याकरण है वो संपूर्ण पूछी जाने वाली है। तो मैं संपूर्ण सिलेबस से आपके लिए अच्छे से बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो गए या फिर जो नए गेस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। इसके अलावा देखिए, बीपीएससी के अलावा आपकी सीटेट की जो एग्जाम है उसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाली है क्लास। बाकी अदर कोई एग्जाम है जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, हिंदी के टॉपिक देखिए, व्याकरण में कुछ चेंज नहीं होता है, व्याकरण आपकी वही रहने वाली है। यदि आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब तो आपको लेनी ही है। इसके अलावा यदि आप अदर किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपकी ये क्लास है वो बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि टॉपिक सेम रहने वाले हैं, क्वेश्चन आपको बिल्कुल लेवल के मिलने वाले हैं। तो देखिए, सारे टॉपिक से मर्ज करके क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, जगदीश शब्द की सही संधि होगी। जगदीश शब्द की सही संधि पूछी गई। बात करें थोड़ी सी संधि के बारे में, तो संधि क्या होती है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या है? परिवर्तन ही संधि का अर्थ है। बात करें संधि के शाब्दिक अर्थ की, तो शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। क्या होता है, ध्यान में रखना, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। बात करें संधि के विलोम की, संधि का विलोम होता है आपका विग्रह। देखिए, एक बात ध्यान में रखनी है, संधि का विलोम विच्छेद नहीं होता है। बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संधि का विलोम क्या होता है। बहुत बार टीचर्स है वो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपका कई बार गलत हो जाता है। संधि का विलोम विच्छेद नहीं होता है, संधि का विलोम विग्रह होता है। बात करें शाब्दिक अर्थ, बताया मैंने, मिलाना या जोड़ना होता है। पार्ट यानी भेद की बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, जहां पर भी संधि की क्या पहचान है, रूल्स है अपन को नहीं रटने हैं, शब्द को देख के आप संधि बताओगे, बस आप लगातार क्लास में बना रहना है। संधि शब्द दिया गया कोई भी, जैसे जगदीश शब्द है, जगदीश शब्द की बात करें, संधि की सबसे पहले भेद की बात करें, स्वर व्यंजन विसर्ग होता है। जहां पे भी जिस भी शब्द में जैसा भी परिवर्तन होगा वही आपका संधि का नाम होगा। तो बने रहिए अपनी क्लास में। जगदीश शब्द की बात करते हैं। जगदीश जो शब्द है, सबसे पहले उस शब्द को बोलिए। जब जगदीश शब्द को बोलते हैं तो उसमें आपकी मूल शब्द की ध्वनि आएगी। तो ईस इसमें क्या है, मूल शब्द है। तो देखिए,
चारों जो ऑप्शन है उसमें आपका ईस मूल शब्द दिया गया है। अब देखिए ये अपन मूल शब्द के हिसाब से ऑप्शन नहीं काट सकते, आप सबसे पहले ऑप्शंस को काटना सीखिए। जगदीश में आपका ईस क्या है, ईस आपका मूल शब्द है। अब देखिए दे बचता है, व्यंजन संधि क्या कहती है, पहले का तीसरा हो जाता है, यानी तीसरा हो रहा है, दे क्या है, तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा जगत, यानी जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। तय का क्या हो रहा है, दय हो रहा है, तय क्या है आपका व्यंजन है, तो व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन के कारण यहाँ आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो बहुत इजी है, देखिए तय क्या है आपका व्यंजन है, तो पहला आपका ऑप्शन है जगत प्लस ईश, दूसरा है जगत प्लस ईश, तीसरा है जगत प्लस ईश और 4 नंबर है आपका जगत प्लस ईश है। अब देखिए जगत प्लस ईश और जगत प्लस ईश, ये तो आपको देखिए सेम, अगर सेम संधि का अर्थ परिवर्तन होता है, यदि किसी शब्द को जोड़ते हैं तो यदि उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो उसे अपन संधि नहीं कह सकते, उससे क्या बोलते हैं आप संयोग बोला जाता है। अपन को क्या देखनी है, संधि देखनी है, तो संधि के लिए आप परिवर्तन होना जरूरी है। तो देखिए ये ऑप्शन वैसे कट गए, क्यों, क्योंकि दे है और दे ही आपका क्वेश्चन में है, तो एज इट इज आप नहीं लिख सकते, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए, बचे 2 ऑप्शन जगत प्लस ईश और जगत प्लस ईश। जब देखिए जगदीश शब्द में मूल शब्द जब ईस निकालते हैं तो तय यानी दय आपका कितना बचता है, आधा बचता है, क्योंकि इसमें स्वर है वो निकाल लिया जाता है, तो दय का यानी तय हो जाता है, पहले का तीसरा हो जाता है। तय क्या है आपका व्यंजन है, व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन के कारण जगदीश जो शब्द है उसमें आपकी व्यंजन संधि है। अब देखिए आधा हो जाता है, इसीलिए जो हलंत लगा है ये ध्यान में रखना है, ये माइनर मिस्टेक होती है, तय के नीचे जो हलंत लगा है वो आपका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अगला, देखिए रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद बनने वाला शब्द कौन सा होगा, आंसर कीजिए आप भी फटाफट। रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद कौन सा शब्द बनेगा, पहला आपका ऑप्शन है रीत्यानुसार, दूसरा है रीति अनुसार और तीसरा है ऋतु अनुसार और 4 नंबर है रीते अनुसार। अब देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्धि अशुद्धि वाला टॉपिक आता है, वो कहाँ से बनता है, वो यहाँ से बनता है। संधि यदि आपको अच्छे से आती है तो आप संधि करोगे, समास भी कर सकते हो, उपसर्ग भी कर सकते हो, प्रत्यय भी कर सकते हो और वाक्य शुद्धि भी कर सकते हो। कैसे, शब्द को देखो, उसको तोड़ के देखो, फिर उसको जोड़ के देखो, यदि उसमें यदि जैसा दिया गया है वैसा का एडजेक्टिव यदि आपका शब्द बन रहा है तो वही शब्द आपका शुद्ध होगा। इसके लिए क्या करोगे आप, कोई भी शब्द है उसको बोलिए, सबसे पहले उसमें मूल शब्द निकालिए, जब आप मूल शब्द निकालोगे तो 50% यानी आधा काम आपका वही पूरा हो जाएगा, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका संधि हो जाएगी। तो देखिए रीत्यानुसार शब्द की जब बात करते हैं, रीति यानी लास्ट वर्ण क्या है ई प्लस ए बराबर क्या बनता है, यह बनता है, क्या बनता है, यह बनता है। यदि कोई शब्द है वो यह वह और रे से, कौन से वर्णों से, यदि कोई शब्द आपका यह वह और रे से टूटता है तो उसमें आपकी बिना सोचे समझे आपको यण संधि करनी है। यदि संधि का नाम पूछे तो कौन सी करोगे, यण संधि करनी है। देखिए जैसे रीत्यानुसार शब्द है उसमें ई प्लस ए मिलके क्या बन रहा है, यह बन रहा है, तो यह से ये वर्ड है टूटने के कारण यहाँ पे बात करें संधि की तो यण संधि हो जाएगी, ई प्लस ए बराबर ये। अब देखिए यदि कोई शब्द है वो ऊ प्लस ए मान लो या फिर कोई भी असमान स्वर मान लो, कोई भी असमान आपका स्वर आ सकता है, असमान आपका स्वर आ सकता है, वो मिलके क्या बनता है आपका वह बनता है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, यदि कोई शब्द यह वह और रे से टूटता है तो वहां पे बिना सोचे समझे आपको यण संधि करनी है। ध्यान बस इतना रखना है कि लास्ट जो वर्ण है वो ईश्वर होना चाहिए और जो फर्स्ट यानी प्लस के बाद वाला जो मूल शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण कोई ना कोई असमान स्वर होना चाहिए। तो देखिए रीति प्लस अनुसार को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, रीत्यानुसार शब्द बनता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। संधि का अर्थ ही परिवर्तन होता है, शब्द को जब जोड़ते हैं तो उसमें परिवर्तन होना जरूरी है, यदि नहीं हुआ तो उसे संधि नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, संयोग बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए यदि ए आई ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पे क्रमशः अय आय और आव हो जाता है, वह संधि कौन सी है। अब देखिए यण संधि मैंने अभी अभी आपको सिखाई, स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं, संधि के खुद के आपके 3 पार्ट हैं और स्वर संधि के आपके
5 भेद हैं। उसमें देखिए यण संधि जो है उसका मैंने अभी एग्जांपल बताया, यदि कोई शब्द य व र से टूटता है तो उसमें आपकी यण संधि होगी। अब देखिए ये कौन सी संधि है, बात तो यहाँ पे भी स्वर संधि की हो रही है, लेकिन कौन से भेद की हो रही है वो देखते हैं। आइए देखिए, यदि कोई शब्द है वो ए आई ओ औ और के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो यदि देखने को वर्ड आपको कैसे मिलेंगे, शब्द आपको ऐसे मिलेंगे कि यदि कोई शब्द है, देखिए जैसे नायक शब्द है, देखिए पावक शब्द मान लीजिए आप, पावक हो गया आपका, नायक हो गया, विनायक हो गया, ये शब्द है, जैसे ये शब्द है, जब उनको बोलेंगे तो इसमें आपको आएगी आओ की और आओ की ध्वनि आएगी। देखिए जैसे पावक शब्द को अपन बोलते हैं तो आओ की ध्वनि आ रही है, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि आओ की ध्वनि आने के कारण यहाँ पे संधि कौन सी होगी, अयादी संधि। संधि का नाम तो आपको कंफर्म हो गया, कौन सी होगी, अयादी संधि। बात करें अब इसके टुकड़े की, देखिए यदि कोई शब्द है वो आव से टूटता है, यदि आय से टूटता है तो देखिए क्या होगा, ए होगा। यदि कोई शब्द है, देखिए जैसे विनायक शब्द है, आय से टूट रहा है, तो संधि विच्छेद की बात करें, विनायक क्या होगा, विनायक, यानी आय की ध्वनि आ रही है। बात करें मूल शब्द की तो अक हो जाएगा, आय आने के कारण प्लस से पहले क्या होगा, विनय होगा, विनय होगा। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि ए आई ओ और औ, यदि प्लस से पहले ए आता है तो वहां अय बनेगा, आई आता है तो आय बनेगा, ओ आता है तो औ बनेगा, और औ जब आता है तो आओ बनेगा। तो देखिए विनय प्लस अक, अब अय प्लस ए मिलके क्या बनेगा, आय बनेगा, क्या बनेगा, आय। देखिए बहुत सिंपल फंडा है, ध्यान बस आपको ध्यान ये रखना है, यदि कोई शब्द अय आय अव और आव से टूटता है तो वहां आपकी संधि कौन सी होगी, अयादी संधि होगी। तो पहला आपका ऑप्शन है देखिए दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, वर्धी संधि या फिर अयादी संधि। तो अयादी संधि का ये, अयादी संधि की ये पहचान है। तो देखिए पावक शब्द की बात करें, वैसे जैसे कि विनायक शब्द की बात करें, आय की ध्वनि आने के कारण प्लस से पहले आपका आय आया, वैसे ही यदि पावक शब्द की बात करें तो आव की ध्वनि आ रही है। बात करें मूल शब्द की तो अक होता है और प्लस से पहले क्या आएगा, पौ, यानी औ आएगा, पौ प्लस अक बराबर पावक। यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी आपकी, अयादी संधि। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका देखिए, जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता है उसे क्या कहते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता है उसे क्या कहते हैं। पहला आपका ऑप्शन है परनिंदक, दूसरा है सर्वनिंदक, तीसरा है छिद्रान्वेषी और 4 नंबर है आलोचक। तो देखिए जो हर समय दूसरों में केवल बुराई खोजता है वो ध्यान में रखना है, छिद्रान्वेषी होता है। क्या होता है, छिद्रान्वेषी। और जो गुण और दोषों की आलोचना करता है, यदि ऐसा व्यक्ति जो गुण और दोष दोनों देखिए उनकी आलोचना करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे आपका आलोचक बोलते हैं। तो ये छिद्रान्वेषी ध्यान में रखना, ये केवल बुराई ही खोजता है। आपके देखिए एग्जाम में, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। आपके एग्जाम में देखिए वोकैब का और ग्रामर का बराबर रोल लेने वाला है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी सारे जो टॉपिक्स हैं उनके मर्ज में क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। आगे देखिए अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युगम है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युगम है। पहला आपका ऑप्शन है वायु अग्नि, दूसरा है आपका अग्नि वायु, तीसरा है हवा पानी और 4 नंबर है आग पानी। अब देखिए अनिल क्या होता है, अनिल वायु होती है और अनल आपका क्या होता है, अग्नि होती है। अनिल क्या होता है आपका, वायु होता है। अग्नि देखिए, अग्नि का आपका पावक भी होता है। देखिए अग्नि जो है आग होता है, पावक होता है, अर्णव, ये देखिए जो अलग अलग पर्यायवाची, ये तो आपकी पर्यायवाची, लेकिन शब्द युगम की बात करें तो अनिल का वायु होता है और अनल का क्या होता है, अग्नि। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अंश और अंश शब्द युगम का सही अर्थ बताइए। 2 दिए गए हैं, देखिए शब्द युगम दिए गए हैं, एक तो अंश है और एक अंश है। तो पहला आपका ऑप्शन है कंधा, दूसरा है आपका हिस्सा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है हिस्सा कंधा, कंधा स्त्री और आग हिस्सा। अब देखिए एक होता है अंश, ध्यान क्या रखना है, जो पहला स होता है उसका जो उस वाला अंश होता है उसका क्या अर्थ होता है, हिस्सा होता है, ये ध्यान में रखना है। जो ये अंश होता है यानी सड़क वाला जो श होता है उसका, उस वाले अंश का क्या अर्थ होता है, कंधा होता है। ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अगला देखिए, निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है। कंकाल शब्द दिया गया है, उसका अर्थ पूछा है। पहला आपका ऑप्शन है एक शहर का नाम,
दूसरा है हड्डियों का ढांचा, तीसरा है किंचन और 4 नंबर है कंकाल। अब देखिए कंकाल किसे कहते हैं, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। एकिंचन किसको बोलते हैं, दरिद्र को बोलते हैं, गरीब को बोलते हैं। कंकाल क्या होता है, फकीर यानी खाली जो होता है, यानी कंकाल शब्द का एक अर्थ क्या होगा, हड्डियों का ढांचा। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए आपके लिए बहुत एक बात है कि बहुत बार अपन 1-2 नंबर से रहते हैं तो वो आपकी गलती होती है कि आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो। आपको क्वेश्चन है वो बड़ा ही सतर्कता से पढ़ना है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा गया कि नहीं, हंस की जगह शब्द है वो कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कई बार अपन आधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और हंस नाम दिखा नहीं कि टिक कर देते हो और फिर आपको पछतावा होता है। जैसे आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हो तब आपको ये पछतावा होता है। तो क्वेश्चन को बहुत ही सतर्कता से पढ़ना है, जो आंसर है वो अपने आप मिल जाएगा आपको। ऑप्शन सबसे पहले आप ऑप्शन को काटना सीखिए। यदि आप ऑप्शन काटने यानी निकालने सीख गए तो लास्ट में आपके पास यदि क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आपके पास आंसर बच जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला आपका ऑप्शन है सूर्य, योगी, श्वेत और अमृत। अब देखिए सूर्य हो गया, योगी हो गया, श्वेत हो गया, हंस हो गया, ये क्या है, हंस के पर्यायवाची शब्द है, यानी हंस की जगह पे इन्हें प्रयुक्त किया जा सकता है। बात करें अमृत शब्द की, अमृत किसका होता है, सुधा का पर्यायवाची होता है। तो हंस के पर्यायवाची सूर्य होता है, योगी होता है, श्वेत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पहला आपका ऑप्शन है अवलेख, दूसरा है अर्णव, तीसरा है पावक और 4 नंबर है आपका उरग। आंसर कीजिए फटाफट। निम्न में से कौन सा शब्द है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए पावक जो शब्द है, पावक शब्द है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, यानी पावक हो गया आपका आग, हो गया आपका दहन, हो गया आपका वैश्वानर, ये क्या है, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। बात करें अर्णव शब्द की तो अर्णव किसका पर्यायवाची है, देखिए अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र हो गया आपका सागर, हो गया जल्दी, हो गया आपका वारदी, हो गया वारदी, हो गया पयोदी, हो गया, ये क्या है, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए समुद्र के हो गया, एक देखिए कमल होता है, एक समुद्र होता है, एक आकाश होता है। इनकी क्या विशेषता होती है, यदि कोई शब्द है उसके अंत में यदि द प्रत्यय लगा हुआ है, द जय प्रत्यय लगा हुआ, सॉरी जय प्रत्यय यदि किसी शब्द के अंत में लगा हुआ है, देखिए जैसे जलज हो गया, पंकज हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में जय प्रत्यय आने के कारण कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्यों, क्योंकि जय जो प्रत्यय होता है उसका अर्थ क्या होता है, पैदा होना। क्या होता है, पैदा होना। अब देखिए पैदा होना मीन्स जल में जो पैदा होता है, जल में जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, कमल होता है। देखिए जैसे जलज हो गया आपका, पंकज हो गया, ऐसे शब्द है। एक देखिए द प्रत्यय होता है, द प्रत्यय होता है, जय का अर्थ होता है पैदा होना या जन्म लेना, दे का क्या अर्थ होता है, देने वाला। ये 3 प्रत्यय बताऊंगी आपको, वो ध्यान में रखने हैं, उससे आपको कमल के, समुद्र के और आकाश के यानी बादल के पर्यायवाची शब्द है वो इजीली आपको याद हो जाएंगे। यदि किसी शब्द के अंत में जय प्रत्यय लगा है तो जन्म लेने के अर्थ में होने के कारण वहां पे जल में जो जन्म लेता है वो कमल होता है। अब दय प्रत्यय का अर्थ होता है देने वाला, जल को देने वाला कौन होता है, अंबर होता है आपका, आकाश होता है। तो ये किसके पर्यायवाची होंगे, जिसके भी अंत में आपका दय लगा होगा वो होंगे आकाश के। जय वाले किसके होंगे, कमल के। इसके अतिरिक्त बात करें ध, जिस भी शब्द के अंत में ध प्रत्यय, देखिए जैसे जलद शब्द है, जलद शब्द है उसमें ध प्रत्यय लगा होने के कारण यहाँ पे ध का क्या अर्थ होता है, धारण करना। तो जल को जो धारण करता है वो क्या होता है, समुद्र होता है आपका, सागर होता है आपका, वारदी होता है आपका, पयोदी होता है आपका, जल्दी होता है। तो जिस भी शब्द के अंत में जय आया कमल का पर्यायवाची शब्द हो गया, द आया आकाश का हो गया, और ध यदि आया तो किसका होगा, समुद्र के पर्यायवाची होंगे। तो ये भी ध्यान में रखना आपको। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अग्नि का पर्यायवाची पूछा गया है। पावक है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अर्णव है वो किसका है, वो समुद्र का है। बात करें उर्ग, उर्ग किसका है, भुजंग का, किसका पर्यायवाची है, भुजंग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका गेह शब्द का पर्यायवाची है, गेह शब्द का
पर्यायवाची है, पहला आपका ऑप्शन है गृह है, दूसरा है गंधर्व, तीसरा है व्योम और 4 नंबर है गाय। अब देखिए गेह शब्द की जब बात करें तो इसका पर्यायवाची होता है गृह, यानी आपका शाला हो गया, सदन हो गया। इसके अलावा देखिए जो गेह है उसका पर्यायवाची गृह होता है, इनके अलावा शाला होता है, सदन होता है, आल्य होता है, निकेत होता है और घर होता है। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपके गेह के पर्यायवाची शब्द है। बात करें गंधर्व की, गंधर्व किसका पर्यायवाची शब्द है? गधे का पर्यायवाची शब्द है, यानी गधा किसका पर्यायवाची है? गधा का। व्योम की बात करें तो आपका आकाश यानी अंबर का पर्यायवाची शब्द है। बात करें गाय की तो गाय का पर्यायवाची क्या होता है? गौरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? गे का गृह यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। बाकी देखिए जो अदर ऑप्शन की मैं डिटेल बता रही हूँ वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए ऑप्शन भी ऐसे क्रिएट किए गए हैं कि बाकी एक आंसर के अलावा आपको 3 आंसर इसके साथ मिल सके। देखिए ऑप्शन अगला देखिए वाजी शब्द का पर्यायवाची है, वाजी शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची पूछा गया है। तो पहला आपका ऑप्शन है अश्व, दूसरा है बेशर, तीसरा है श्रृंगार और तीसरा है किंकर। अब देखिए वाजी किसको बोलते हैं? अश्व को बोला जाता है, ध्यान में रखना। वाजी किसका पर्यायवाची है? अश्व का, घोड़े का, घोड़ा है, भुजंग हो गया आपका, घोटक हो गया। ये क्या है? ये अश्व यानी घोड़े के पर्यायवाची शब्द है, ध्यान में रखना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो भुजंग है वो बहुत बार, उरंग भुजंग हो गया, ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका मानवीय शब्द का विलोम है, मानवीय शब्द दिया गया है उसका आपको विलोम पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है देवी, दूसरा है दानवीय, तीसरा है सांसारिक और 4 नंबर है आपका लौकिक। अब देखिए मानवीय शब्द की बात करें, विलोम शब्द क्या होंगे? यदि कोई संज्ञा शब्द है उसका यदि विलोम पूछा गया तो उसका संज्ञा ही होगा, ध्यान में ये रखना है। यदि किसी संज्ञा शब्द का विलोम पूछा गया तो उसका विलोम भी संज्ञा होना चाहिए। यदि आप संज्ञा का विलोम विशेषण कर रहे हो तो वही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मानव का नहीं पूछा है, किसका पूछा है? मानवीय का पूछा है। तो देखिए विशेषण का विशेषण होता है, संज्ञा का आपका संज्ञा होता है, तत्सम का आपका तत्सम होता है, तद्भव का आपका तद्भव होता है। तो ध्यान में रखना है मानव जो शब्द है वो क्या है? आपकी संज्ञा है। मानव क्या है? आपकी संज्ञा है। और इसके विलोम की बात करें तो दानव होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आप मानव है उसका विलोम दानवीय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मानव तो आपकी संज्ञा है और दानवीय क्या है? विशेषण है। तो मानव से बना विशेषण मानवीय होता है, तो दानव से बना विशेषण दानवीय, यानी मानवीय का विलोम क्या होगा? दानवीय होगा। ये ध्यान में रखना आपको। जैसा शब्द दिया गया है उसी एंगल में आपको आंसर देना है। तो मानवीय का विलोम क्या होगा? दानवीय होगा। देखिए सांसारिक शब्द की भी बात करें, यदि देखिए संसार होता है, संसार जब शब्द में अपन इक प्रत्यय जोड़ते हैं, वैसे संचार शब्द में यदि इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वाक्य शुद्धि में ये बहुत बार एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जब इसमें इक प्रत्यय, यदि किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो पहले वाला वर्ण होता है उसमें क्या होती है? आपकी वृद्धि होती है। देखिए जैसे संसार प्लस इक बराबर सांसारिक, समाज होता है, समाज प्लस इक बराबर भी सामाजिक होता है। क्यों? क्योंकि इक प्रत्यय जब लगता है तो प्रारंभिक वर्ण में आपकी क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो मानवीय के विलोम की बात करें तो क्या होगा? दानवीय होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अधम शब्द दिया गया है आपका, उसका विलोम पूछा गया है। तो पहला आपका ऑप्शन है नेक, उत्तम, बुरा और नारकी। अब देखिए अधम का विलोम होता है आपका उत्तम, ध्यान में रखना है। अधम का आपका विलोम होता है उत्तम। बात करें नेक की, नेक का आपका विलोम होता है बद, बुरा का आपका विलोम होता है अच्छा, क्या होता है? अच्छा। उत्तम का आपका होता है अधम, और नारकीय यानी नारकीय का विलोम क्या होता है आपका? स्वर्गीय, क्या होता है? स्वर्ग। ये भी ध्यान में रखना है। साथ साथ ऑप्शंस को भी अपन डिस्क्राइब करते चलेंगे। तो देखिए नेक का बद होता है, उत्तम का अधम होता है, बुरा का अच्छा होता है और नारकी का आपका स्वर्गीय होता है। बात करें अज्ञ की, कुछ और विलोम शब्द की बात करें साथ में, अज्ञ का आपका विज्ञ होता है, अभिज्ञ का आपका अनभिज्ञ होता है। ये भी साथ साथ आपको ध्यान में रखने हैं। अज्ञ का विज्ञ होता है, अभिज्ञ का आपका अनभिज्ञ होता है। देखिए जैसे सदाचार हो गया, सदाचार का आपका कदाचार होता है। अंतरंग का आपका बहिरंग होता है, अंतरंग का आपका बहिरंग होता है।
ये बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं। एक होता है देखिए आदित्य का, क्या होता है, आदित्य का विलोम होता है आपका उपते का। ध्यान में रखना, ये बहुत साथ साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ मैं पांच सात आपको विलोम हो गया या फिर पर्यायवाची हो गई, ये आपको साथ में बताती चलूंगी ताकि आपकी वोकैब भी साथ तैयार हो जाएगी। ग्रामर तो देखिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी, ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप शब्द को देखोगे, उसमें चाहे आपको संधि पूछो, समास पूछो, उपसर्ग पूछो, प्रत्यय पूछो, कुछ भी पूछो, वाक्य शुद्धि पूछो, आप यूं कर दोगे, देखते ही आप शब्द में संधि सब कुछ बताओगे। तो देखिए अधम का विलोम क्या होता है, उत्तम आपका विलोम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य शब्द दिया गया है, उसका विलोम पूछा है। पहला आपका ऑप्शन है विमनस्य, दूसरा है असहयोग, तीसरा विनियोग और 4 नंबर है अलगाव। अब देखिए साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव यानी अलग होना। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए जैसे वेमनस्य हो गया, वेमनस्य का आपका विलोम होता है सोमनस्य। क्या होता है, सोमनस्य। असहयोग का आपका होता है सहयोग, सहयोग का क्या होता है, असहयोग। अंतरंग का बहिरंग, अज्ञे का विज्ञे, अभिज्ञे का अनभिज्ञे, अंतरंग का बहिरंग और आदित्य का उपते का, जड़ का चेतन, यथार्थ का आदर्श और तेजस्वी का निस्तेज होता है। ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव कौन सा। अब देखिए इक प्रत्यय वाला वो उदाहरण यहाँ पे, वो एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है जो सेम आपका सांसारिक शब्द में जो मेल हो रहा था वही आपका प्रामाणिक में होगा। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है प्रमाण प्लस इक, दूसरा है प्रमाण प्लस इक, तीसरा है प्रामाणिक और 4 नंबर है आपका प्रमा प्लस आणिक। अब देखिए कैसे, ध्यान में आपको बस इक प्रत्यय रखना है, इक प्रत्यय आपको याद रखना है। यदि किसी शब्द के अंत में यदि इक प्रत्यय आ जाता है तो प्रारंभिक जो वर्ण होता है उसमें क्या होगी, आपकी वर्दी होगी। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जैसे सांसारिक हुआ था, सेम एग्जाम्पल आपका प्रमाणिक है। तो देखिए प्रमाणिक शब्द में बात करें यानी कि प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या है आपका, इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय कौन सा है, अब देखिए ये दो जो ऑप्शन, आप ऑप्शन काटने सीखिए। सबसे पहले आप शब्द को तोड़ोगे तो आपको मूल शब्द ढूंढना आना चाहिए, प्रमाणिक शब्द का टुकड़ा आना चाहिए। तो आणिक क्या होता है, कोई मूल शब्द नहीं होता। बात करें प्रह प्लस माणिक, यहाँ पे जब संधि विच्छेद करते हैं तो धन यानी प्लस का सिंबल आना जरूरी होता है। तो प्रामाणिक ये तो आपका कोई संधि विच्छेद नहीं है। देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद यानी प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय होते क्या है, सफिक्स होते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय पूछा है, मीन्स ये पता होना चाहिए उपशब्द तो लगते हैं कहाँ, प्रीफिक्स यानी पूर्व में लगते हैं, और प्रत्यय कहाँ लगेगा, लास्ट में यानी अंत में लगेगा। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि प्रत्यय पूछा है तो लास्ट में लगेगा। अब यहाँ पे प्रत्यय की बात करें तो प्रमाणिक शब्द में इक आपका प्रत्यय है और प्रमाण क्या है, आपका मूल शब्द। अब देखिए प्रमाण जो शब्द है वो 2 ऑप्शन में दिया गया, ये 2 ऑप्शन आपके वैसे कट गए। यदि आपको शब्द को तोड़ना आ रहा है तो ऑप्शन ऐसे कटेंगे आपके, यू काटोगे आप ऑप्शन। तो देखिए ये कट गए, बचा 2 ऑप्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रमाणिक जो शब्द है उसमें अपन एक जो प्रत्यय मान लो या फिर कोई भी स्वर मान लो, उसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। देखिए प्रमाणिक शब्द में ई कौन सा है, ई आपका छोटा है तो आप अपनी मनमर्जी से अपन ई को चेंज नहीं कर सकते। तो ई कौन सा आपका छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रमाण प्लस इक किसके हिसाब से शब्द है वही आपको आंसर बताएगा। प्रमाणिक शब्द है वही बता रहा है कि ई मेरे में क्या है, छोटा है। तो शब्द की सुननी है ना, मेरी सुननी है ना आपकी सुननी है, शब्द की सुननी है। शब्द बोल रहा है ई छोटी है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही। यानी प्रमाण प्लस इक बराबर प्रमाणिक, समाज प्लस इक बराबर सामाजिक, संसार प्लस इक बराबर सांसारिक। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपका निर्गुण शब्द है में उपसर्ग पूछा गया है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं यानी प्रीफिक्स बोलते हैं। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है नी, दूसरा है नी और तीसरा है निर और 4 नंबर है आपका निर्गु। अब देखिए आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि निर्गु नाम से कोई उपसर्ग नहीं होता। यदि आप इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप शिक्षक बनने जा रहे हो, इतना तो आपको नॉर्मली तो आपको पता है कि निर्गु नाम से कोई उपसर्ग नहीं होता है, निर्गुण नाम से कोई उपसर्ग नहीं होता, नी होता है, निर होता है। अब देखिए निर्गुण शब्द की बात करें तो यदि वही फंडा देखिए, शब्द को देखिए, निर्गुण शब्द को देखिए, उसमें आप मूल शब्द निकालिए। निर्गुण शब्द को जब आप बोलोगे तो मूल शब्द की ध्वनि आएगी। निर्गुण में गुण आपका क्या है, गुण आपका
मूल शब्द है। देखिए यदि आपने गुण शब्द यानी मूल शब्द को यदि आपने पकड़ के रख दिया तो आधा काम आपका हो गया। बचा क्या? निर बचा। जो बचता है वो एज इट इज लिख दीजिए, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए। यानी क्या बचा? निर्गुण में जब गुण मूल शब्द निकाल लेते हैं तो निर बचता है। अब ध्यान ये रखना है कि निर में आपकी हलंत लगनी जरूरी है, क्योंकि जो ऊपर जो रह लगता है वो हमेशा क्या होता है? आधा होता है। तो देखिए निर प्लस गुण बराबर निर्गुण। अब ये क्या है आपका? निर क्या है? उपसर्ग है, और ये क्या है आपका? मूल शब्द है। बड़ा सिंपल है। देखिए हिंदी व्याकरण को रटना नहीं है बिल्कुल, बस मेरे साथ आपको समझना। मैं आपको बस इतना सिखाऊंगी कि आपको मूल शब्द निकालना है। यदि आपने मूल शब्द निकाल लिया तो ग्रामर का हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, कोई रूल नहीं रटने हैं। देखिए निर्गुण शब्द की बात करें तो गुण आपका मूल शब्द है, निर इसमें क्या है? उपसर्ग है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि निर के हलंत होना ये ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग है? यहाँ पे भी देखिए सेम ए उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग ये ध्यान में रखना है कि उपसर्ग लगते कहाँ है? शब्द के पूर्व में लगते हैं। तो देखिए पहला शब्द है आपका अनेक, दूसरा है अमर, तीसरा है अतिशय और 4 नंबर है अधिभार। अब देखिए ए उपसर्ग से युक्त शब्द कौन सा है? बात करें अनेक शब्द की। अनेक शब्द का जब अपन खंडन करते हैं, खंडन करेंगे तो किसकी ध्वनि आ रही है? सबसे पहले मूल शब्द की ध्वनि आएगी। अनेक शब्द को जब अपन बोलते हैं तो एक क्या निकलता है? इसमें मूल शब्द निकलता है। अब देखिए जो बचता है वो एज इट इज लिख दीजिए। जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए। तो अन प्लस एक बराबर अनेक, अन प्लस इक बराबर अनेक। अब देखिए थोड़ी सी संधि की बात करें यहाँ पे। यदि कोई शब्द है, मैंने यण संधि का बताया, यदि कोई शब्द य व रे से टूटता है तो यहाँ वहां पे आपकी यण संधि होगी। अब दूसरा बताती हूँ। देखिए यदि कोई शब्द है वो आपका एक मात्रा से यदि टूटता है तो वहां पे आपको बिना सोचे समझे गुण संधि करनी है। मेरा नाम लेके आपको गुण संधि करनी है। कैसे? यदि कोई शब्द है वो एक मात्रा से टूटता है तो वहां पे आपको गुण संधि करनी है। ध्यान रखने योग्य बात है, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आपको व्याकरण को समझना। और यदि कोई शब्द है वो यह से टूटा तो यण, यदि एक मात्रा से टूटा तो गुण, और यदि अय आय अव और आव से टूटा तो अयादि, यदि सम्मान स्वर मिले तो दीर्घ, यदि स्वर में वर्दी हुई तो वर्दी संधि। बस इतना सा फंडा है, संधि का ज्यादा कोई टेंशन करने की बात नहीं है। एक मात्रा से टूट रहा यानी गुण संधि। तो अनेक शब्द में अन प्लस इक बराबर अनेक, यानी क्या बचा आपका? अनेक बचा। पूछा क्या है आपको? क्या पूछा गया आपको? उपसर्ग पूछा। उपसर्ग लगेंगे कहाँ? पूर्व में, शब्द के पूर्व में लगेंगे। तो अन्न क्या है यहाँ पे आपका? क्या पूछा? उपसर्ग पूछा। तो अन्न क्या है आपका? उपसर्ग। अमर शब्द की बात करें तो क्या है इसमें? है आपका उपसर्ग है। अतिशय शब्द की बात करें तो अति क्या है इसमें? उपसर्ग है। से इसमें मूल शब्द है। बात करें अधिभार की तो अधि क्या है आपका? इसमें उपसर्ग है। तो क्या पूछा है? ए उपसर्ग पूछा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, हाँ, अमर जो शब्द है इसमें आपका ए उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक शब्द दिया गया है, वो पूछा गया है किस प्रकार का शब्द है। देखिए जैसे हिंदी व्याकरण में शब्दों की बात करें तो एक होते हैं आपके तत्सम, एक होते हैं आपके तद्भव। ये अलग अलग आपके सिलेबस में दिए गए हैं। एक होता है आपका देशज और एक होता है आपका विदेशज। विदेशज। बात करें तत्सम शब्दों की, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए, वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए और हिंदी भाषा में उनको एज इट इज यानी जो का त्यों ही यूज में लिया जाने लगा, बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत भाषा से उठाए और हिंदी में रख दिए और यो का यो ही ने प्रयोग में लिए जाने लगा, उसे क्या बोलेंगे अपन? तत्सम। वे कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द। बात करें तद्भव की, देखिए ग्रहण तो ये भी संस्कृत भाषा से किए गए, वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए लेकिन लंबे समय तक यानी सैकड़ों वर्षों तक यूज में लिए जाने के कारण उन्हें बोलने और लिखने की सुविधा की दृष्टि से उनमें क्या कर लिया गया? परिवर्तन कर लिया गया। तो वो शब्द कौन से हैं? वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। बात करें देशज की, जो अपने लोकल लैंग्वेज होती है उसमें जो यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? देशज होते हैं। एक आपका होता है विदेशज शब्द जो अन्य कंट्रीज से ग्रहण किए जाते हैं। देखिए जैसे पुर्तगाली हो गया, तुर्की हो गया, अरबी हो गया, आपका फारसी हो गया, फ्रेंच हो गया, ये क्या है? ये विदेशज शब्द होते हैं, यानी विदेशों यानी अन्य देशों से ग्रहण किए जाते हैं। तो बात करें तिलक शब्द की,
कैसा शब्द है? पहला आपका ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और 4 नंबर है संकर। संकर कौन से होते हैं? जो मिक्स में यानी हिंदी अंग्रेजी का मिक्स यानी मर्ज में जो होते हैं वो कौन से होते हैं? संकर शब्द होते हैं। तो तिलक कैसा शब्द है? आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए जैसे तिलक हो गया आपका, माता हो गया आपका, पिता हो गया, ये कैसे शब्द है? ये आपके तत्सम शब्द है, क्योंकि ये ग्रहण तो देखिए संस्कृत भाषा से किए गए लेकिन इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया और ऐसे के ऐसे ही हिंदी भाषा में यूज किए जाने लगे। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है, उसको पहचानना है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है प्रतिबिंब, दूसरा है कुसुम, हाथी और कबूतर। कबूतर जो शब्द है वो आपका विदेशी भाषा का शब्द है यानी फारसी भाषा का शब्द है। बात करें हाथी की तो हाथी क्या है? आपका हिंदी भाषा का शब्द है। बात करें प्रतिबिंब और कुसुम की, ये किसके है? संस्कृत भाषा के शब्द है, इनको भी ध्यान में रखना है। तो कबूतर क्या है? विदेशी यानी विदेशी भाषा यानी किसी विदेशी कंट्री से ग्रहण किया गया शब्द है। और कौन सी से ग्रहण किया गया है? फारसी से। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? पुर्तगाली भाषा से ग्रहण किया गया शब्द कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन है आलू, अंग्रेज, कैंची और कुली। अब देखिए आलू जो शब्द है वो कहाँ से ग्रहण किया गया? ये ध्यान में रखना है, पुर्तगाली से ग्रहण किया गया शब्द है। बात करें अंग्रेज की तो ये कहाँ से ग्रहण किया गया? फ्रेंच से ग्रहण किया गया शब्द है। बात करें कैंची और कुली की, ये कहाँ से ग्रहण किए गए? आपके तुर्की के। तो ये भी ध्यान में रखना है, जो आलू है वो पुर्तगाल से ग्रहण किया गया शब्द है, अंग्रेज है वो आपका फ्रेंच से ग्रहण किया गया शब्द है। बात करें कैंची और कुली की तो वो आपके तुर्की से ग्रहण किए गए शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अभी अच्छे से मेहनत करनी है, अभी खामोशी से मेहनत करो, गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है, बस बने रहिए कुछ दिन के लिए। जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाए तब तक आप नींद चैन को त्याग दो, तब तक आप अंडरग्राउंड हो जाओ, अच्छे से मेहनत करो। इस बार चिंगारी यानी इस बार हर उस घर में मिठाई भेजनी है आपको। तो देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सा शब्द है वो भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? कौन सा शब्द है वो अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न अर्थ वाला है, अन्य से भिन्न प्रकृति वाला है? पहला आपका ऑप्शन है चिरंतन, शाश्वत, सनातन और अधुनातन। अब देखिए चिरंतन हो गया, शाश्वत हो गया, सनातन, ये क्या है? ये सेम प्रकृति के वाक्य है। यानी चिरंतन क्या होता है? जो लंबे काल से चला आ रहा सतत जो कालखंड होता है, क्या होते हैं ये? लंबे समय से, इसका अर्थ होता है लंबे समय से चला आ रहा सतत कालखंड। चला आ रहा जो सतत कालखंड होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे आप चिरंतन बोलते हैं, उसे शाश्वत भी बोलते हैं, उसे सनातन भी बोलते हैं। बात करें इसके विलोम की तो इसका विलोम क्या होता है? चिरंतन, शाश्वत और सनातन का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। ध्यान में रखना, इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। बात करें अधुनातन की तो अधुनातन का अर्थ होता है आज तक से संबंधित। और ये लंबे समय से चला आ रहा जो सतत कालखंड होता है उसे अपन चिरंतन, शाश्वत और सनातन बोलते हैं। तो अधुनातन शब्द का अर्थ अलग होता है। ये 3 क्या है? सिमिलर अर्थ वाले शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा है वो सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित जो पद है उसका क्या पूछा गया है? कारक पूछा गया। पहला आपका ऑप्शन है संप्रदान कारक, दूसरा है कृता कारक, तीसरा है कर्म कारक और 4 नंबर है संबंध कारक। बात करें देखिए यहाँ पे ऐसे गलती होती है, राजा सेवक को कंबल देता है। यदि बात करें को कारक की बात करें तो ये तो कर्म का चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है। किसका होता है? कर्म का होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे क्या है? देना, यानी देने का भाव, दान देने का भाव होने के कारण यहाँ पे आपका कर्म कारक न हो के यहाँ पे आपका संप्रदान कारक सही आंसर होगा। बहुत बार एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए ये क्वेश्चन देता है, क्यों? क्योंकि को आपको विभक्ति चिन्ह दिखा और आपने किया कर्म और वो आपका गलत हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको मेरे साथ पढ़ के आपको सारे क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। इंग्लिश की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपको इंग्लिश नहीं भी आ रही है तो आप हिंदी पढ़ के भी, ये इसमें कोई वो नहीं है कि आप यदि इंग्लिश में फेल हो गए तो आप पेपर क्लियर नहीं होगा। देखिए हिंदी इंग्लिश का ऐसा कोई फिक्स वो नहीं रखा गया है कि दोनों पार्टों में पास हो। यदि आप हिंदी में भी अच्छे नंबर लेके आओ तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। देखिए को के कारण अपन कर्म करेंगे, लेकिन कर्म नहीं करना, यहाँ पे दान यानी देने का भाव होने के कारण यहाँ पे संप्रदान आपका कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? पहला आपका ऑप्शन है 5,
6, 7 और 8। अब देखिए हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या होती है 8। बात करें हिंदी व्याकरण में कारकों की विभक्ति की, तो विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं? देखिए कारक होते हैं 8, लेकिन विभक्ति चिन्ह इनके 7 होते हैं। क्यों? क्योंकि जो संबोधन होता है, क्या होता है? संबोधन जो कारक होता है जिसकी कोई विभक्ति नहीं काउंट होती है, संबोधन क्या होता है? संबोधन होता है, उसका कोई कारक की विभक्ति काउंट नहीं होती है। तो कारक तो होते हैं आपके 8, लेकिन उनकी विभक्ति कितनी होती है? 7। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बताऊं, समास के साथ कारकों की 6 ही विभक्तियों का यूज होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कारक 8, विभक्ति 7 और समास के साथ 6 ही विभक्तियों का यूज होता है। जो एक तो होता है आपका कृता, क्या होता है? कृता, जिसकी विभक्ति चिन्ह होता है ने, और एक होता है आपका संबोधन। ये 2 ऐसे कारक हैं जिनका यूज किसके साथ नहीं होता? समास के साथ नहीं होता। तो ध्यान में रखना, समास के साथ ओनली फॉर 6 ही विभक्तियों का यूज होता है। बात करें कौन सा समास है जिसमें कारकों की विभक्तियों का यूज होता है? तत्पुरुष समास है, उसे कारकीय समास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कारकों की विभक्ति चिन्हों का यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पहला आपका ऑप्शन है प्रेमिका, दूसरा है नायिका, तीसरा अभिसारिका और 4 नंबर है मनीनिका। ठीक है, मनीनी, सॉरी। तो देखिए वह स्त्री जो प्रिय से छुपके मिलने जाती है उसे बोलते हैं अभिसारिका। क्या बोलते हैं? अभिसारिका। ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है प्रेमिका, होती है जो प्रेम करने वाली स्त्री है। नायिका होती है जो नाटक में जो महिला का, स्त्री का जो रोल होता है उसे क्या बोलते हैं? निभाती है, उसे क्या बोलते हैं? नायिका बोलते हैं। एक होता है आपका नवोडा, क्या होता है? नवोडा, जो नव विवाहित जो स्त्री होती है उसे क्या बोलते हैं? अपन नवोडा बोलते हैं। एक होता है अध्युडा, क्या होता है? अध्युडा। वो क्या होती है? जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे क्या बोलते हैं? अध्युडा बोलते हैं। तो ये वो वाक्यांश के लिए शब्द है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? अभिसारिका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपका, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? पहला आपका ऑप्शन है कर्म वाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य और कर्तृवाच्य। अब देखिए यदि कोई शब्द, यदि किसी वाक्य में लिंग जो क्रिया होती है उसका लिंग और वचन यदि क्रिता के अकॉर्डिंग आता है, यदि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो वहां आपका बिना सोचे समझे कर्तृवाच्य होता है। कोई रूल नहीं रटने हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। वाक्य की जो क्रिया है, वाक्य की जो क्रिया यानी खाना जो क्रिया है, यहाँ पे खाता जो वर्ड है वो बता रहा है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका लिंग पुल्लिंग है, वो एक वचन है। वो कैसे पता चला? वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता चला। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिया आने के कारण यहाँ पे आपका वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, हाँ देखिए आपके मैं 25 क्वेश्चन लेके आई थी, 25 क्वेश्चन आपके लेके आई थी, तो मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो देखिए अच्छे से मेहनत करनी है। अभी 25 क्वेश्चन रोज की करवाऊंगी मैं आपको। रोज का आपका शेड्यूल है वो 9 बजे का रहने वाला है। 9 बजे मेरी क्लास आएगी, 10 बजे जीके और जीएस की हरीश सर कराने वाले हैं। वो भी बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देने वाले हैं। बस आपको विश्वास करना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो करंट में एक बैच निकाला था उससे लगातार, मतलब उससे करवाए हुए क्वेश्चन आपके एसआई में, आपके एसएसबी में, आपके वीडियो में लगातार हमारे करवाए हुए जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आपके एग्जाम में छप रहे हैं। आपको अच्छे से मेहनत करनी है। नसीब नाम की चीज कोई नहीं होती है। आप ये मत बोलना कि मेरी तो किस्मत खराब है। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से, सीख उस समंदर से जो रोज टकराने के लिए रोज नए पत्थर ढूंढता है। तो इस बार आपको बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें अपना जलवा दिखाना है। इस बार आपकी जुनून की जो चिंगारी है उसको जलाना है। इस बार आपको आर या पार करना है। तो करियर बनाओ टीम आपके साथ लगातार जुड़ी हुई है। बस जरूरी है कि आपका विश्वास और आपकी मेहनत, आप कितनी क्या मेहनत करते हो, आप में कितना क्या आपकी शिक्षक भर्ती को पाने के लिए कितना आप में जुनून है। तो देखिए 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं पूरे। रोज ऐसे ही मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाते रहूंगी। बस आपका प्यार यूं ही बना रहे। वीडियो हो चुका है, लेक्चर हो चुका है आपका पूरा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।